नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूपी के देवरिया में जनसभा को संबोधित किया। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पीएम मोदी के परमात्मा वाले बयान पर कहा कि बाकी सभी लोग बायोलॉजिकल हैं, लेकिन पीएम मोदी बायोलॉजिकल नहीं है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि पीएम मोदी को परमात्मा ने अंबानी और अडानी की मदद करने के लिए भेजा है। उन्होंने कहा कि 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ कर दो अडानी का और उसे रेलवे दे दो, लेकिन परमात्मा ने उन्हें किसानों और मजदूरों की मदद करने के लिए नहीं भेजा है। अगर परमात्मा ने उन्हें भेजा होता तो वो गरीबों और किसानों की मदद करते। राहुल गांधी ने आज बनारस में कहा कि नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी के लोगों ने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। उन्होंने खोलकर संविधान पर आक्रमण किया है। उनके नेताओं ने साफ कर दिया है कि अगर चुनाव जीतेंगे तो संविधान को फाड़ कर फेंक देंगे। वो इस किताब को, आपके भविष्य को रद्द करना चाहते हैं, फाड़ कर फेंकना चाहते हैं। ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। राहुल ने कहा कि मैं काशी को कहना चाहता हूं कि इस संविधान को कोई शक्ति छू नहीं सकती, कोई पैदा नहीं हुआ जो छू सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा ये चुनाव प्रधानमंत्री और अजय राय के बीच नहीं है, ये चुनाव नरेंद्र मोदी और अजय राय के बीच है और अजय राय जीत भी सकते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कहा कि जो घबराए हुए लोग हैं हमें शहजादा बोल रहे हैं, वो जो शहजादा बोल रहे हैं वो सुन लें। इस बार दोनों शहजादे न केवल शह देने जा रहे हैं बल्कि इस बार मात भी देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम 1 और 11 हो गए हैं, दूसरी तरफ 1 और 1 टकरा रहे हैं, हम लोग डबल ताकत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जो पहले कहते थे कि 400 पार, अब उनको डर सता रहा है 400 हार का। अखिलेश ने कहा कि हार के डर के कारण उनकी जुबान भी लड़खड़ाने लगी है। पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के आखिरी फेज की वोटिंग से पहले कन्याकुमारी जाएंगे। वो यहां रॉक मेमोरियल की शिला पर ध्यान लगाएंगे। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 57 लोकसभा सीटों के लिए 1 जून को मतदान होना है। इन सीटों के लिए चुनाव प्रचार 30 मई की शाम 5 बजे थम जाएगा। बता दें, मोदी 2019 में आखिरी फेज की वोटिंग से पहले केदारनाथ गए थे, वहां बनी रुद्र गुफा में ध्यान लगाया था। बिहार में सियासत का पहिया ठीक लोकसभा चुनाव से पहले घूमा था, अब एक बार फिर पलटने की चर्चा होने लगी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एक बार फिर कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर कहा कि उनके चाचा यानी सीएम नीतीश 4 जून के बाद कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। तेजस्वी का कहना है कि नीतीश अपनी पार्टी बचाने और पिछड़ों की राजनीति के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में बीते साल एक दलित युवक की पीट कर हत्या की गई और अब इस युवक की बहन की भी मौत हो जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। अंजना अहिरवार की बीते रविवार अपने चाचा के शव को ले जा रहे एम्बुलेंस से गिरने की वजह से हुई। राहुल गांधी ने इसी वीडियो के साथ एक्स पर लिखा, नरेंद्र मोदी ने कानून का राज खत्म कर दिया है। मध्य प्रदेश में इस दलित परिवार के साथ भाजपा नेताओं ने जो किया है वो सोचकर मन पीड़ा और क्रोध से भर गया। इस शर्म की बात है कि भाजपा के राज में सरकार पीड़ित महिलाओं की जगह हमेशा उनके गुनहगारों के साथ खड़ी होती है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार अंजना ने अपने भाई की हत्या के बाद एफआईआर दर्ज करवाई थी और दावा किया था कि कुछ लोग उनसे छेड़खानी के मामले में अपना बयान बदलने के लिए दबाव बना रहे हैं। अंजना के भाई नितिन अहिरवार की मौत के तार साल 2019 में हुई एक छेड़खानी की घटना से जुड़े थे। परिवार का आरोप था कि 2019 की घटना नितिन की बहन के साथ हुई थी और परिवार पर मामला वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था। इससे मना करने पर अभियुक्तों ने नितिन को पीटा और उनकी मौत हो गई। पीटीआई के अनुसार अंजना के चाचा राजेंद्र अहिरवार की भी इसी 25 मई को पुरानी रंजिश की वजह से कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर दावा किया है कि दलित लड़की के भाई की हत्या के बाद से बीजेपी नेता परिवार पर समझौते के लिए दबाव डाल रहे थे। इसे लेकर 3 दिन पहले समझौते के लिए लड़की के चाचा को बुलाया गया और वहां उनकी हत्या कर दी गई। कांग्रेस पार्टी ने अंजना अहिरवार की मौत को संदिग्ध बताया है। मध्य प्रदेश में मृतक राम सेवक अहिरवार और अंजना अहिरवार की मौत मामले में अब राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से बात की। मंगलवार को पीड़ित परिवार से मिलने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार के लोगों से राहुल गांधी की फोन पर बात करवाई। राहुल गांधी ने फोन कॉल पर पीड़ित परिवार से बात करते हुए कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, घबराइए मत, जो भी आपकी जरूरत होगी हम आपकी मदद करेंगे। पीएम मोदी ने आज कहा कि हमारे देश में रविवार को छुट्टी होती है। जब कांग्रेस यहाँ राज करते थे तो ईसाई समाज छुट्टी रविवार को मनाता है। ये परंपरा तब से शुरू हुई। रविवार हिंदुओं से जुड़ा नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है। 200-300 साल से ये चल रहा है।
अब इन्होंने एक जिले में रविवार की छुट्टी पर ताले लगवा दिए, बोले शुक्रवार को छुट्टी होगी। अब ईसाइयों से भी झगड़ा, ये क्या चल रहा है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले के केस में ईडी और सीबीआई की जांच का सामना कर रहे हैं। उन्हें 2 जून को फिर तिहाड़ जेल जाना होगा। इससे पहले एक मानहानि केस में उनकी ही सरकार की मंत्री आतिशी की भी मुसीबत बढ़ गई है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने आतिशी को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया है। आतिशी को राउस एवेन्यू कोर्ट ने मानहानि केस में समन भेजा है। उन्हें अब 29 जून को कोर्ट के समक्ष पेश होना होगा। बता दें कि आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि बीजेपी द्वारा आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। आतिशी के इन आरोपों को बीजेपी ने सरासर झूठ बताया था। दिल्ली बीजेपी के नेता और प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने आतिशी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाचार एजेंसी एनआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि पिछले 24 साल के राजनीतिक करियर में वो गाली प्रूफ हो चुके हैं। उनसे सवाल किया गया था कि इस चुनाव में नेताओं की ओर से निजी हमले बहुत किए जा रहे हैं। कुछ बातें प्रधानमंत्री को कही गई और कुछ बातें प्रधानमंत्री की ओर से कही गई। इसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि मैं तो पिछले 24 साल से गालियां खा कर गाली प्रूफ हो गया हूं। मोदी का सौदागर किसने कहा था? एक दिन मेरे एक साथी ने संसद में हिसाब लगाया था, 101 गालियां गिनाई गई थी। चुनाव या चुनाव ना हो, ये लोग मानते हैं कि गालियां देने का हक उनका ही है। वो इतने हताश और निराश हो चुके हैं कि गालियां देना उनके जहन में है, उनका स्वभाव हो गया है शायद। पीएम मोदी ने अब कहा है कि उनके हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ संबंध अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हमारी दुश्मनी नहीं होती है। पीएम मोदी ने कहा कि संबंध अच्छे होने ही चाहिए। इसके बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने इस बयान को ट्वीट कर कहा है कि 18वीं लोकसभा का सबसे सटीक एग्जिट पोल। पीएम मोदी ने बताया है कि इस चुनाव में किस राज्य में बीजेपी सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली है। उन्होंने कहा कि बंगाल ही वो राज्य होगा जहां उनके दल का सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस होगा। वहां एक तरफा चुनाव है। उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव में टीएमसी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आपने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा होगा, हमारे 3 सीटें थीं। बंगाल की जनता ने हमें 3 से 80 तक पहुंचाया। पिछले चुनाव में लोकसभा में हमें भरपूर समर्थन मिला। इस बार भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को सबसे ज्यादा सफलता मिल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना थोपकर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि हमारे 3 सवाल हैं जिनका करारा जवाब जनता अब चुनाव के आखिरी चरण में भाजपा को देगी। पहला, क्या यह सच नहीं है कि अग्निपथ ने भर्ती की संख्या 75,000 प्रतिवर्ष से घटाकर 46,000 प्रतिवर्ष कर दिया है? क्या यह सच नहीं है कि देश के रक्षा मंत्री को बार बार दोहराना पड़ रहा है कि वो अग्निवीर योजना पर पुनः विचार करेंगे, बदलाव करेंगे, सुधार करेंगे? क्या यह सच नहीं है कि सैन्य मामलों का विभाग व सेना नए सैनिकों के इंडक्शन में लगातार हो रही कमी से चिंतित हैं, जो इस दशक के अंत तक सबसे ऊंचे स्तर पर होने वाली है? एक तरफ देश की सीमाओं पर चीनी घुसपैठ, कब्जा और अतिक्रमण हो रहा है, जिसके लिए अधिक सैन्य बल चाहिए। दूसरी ओर मोदी सरकार ने अग्निवीर से हमारे देशभक्त युवाओं का जीवन तबाह करने का काम किया है। कांग्रेस की गारंटी है, हम अग्निवीर योजना रद्द करेंगे, तभी हमारे देशभक्त युवाओं को न्याय मिलेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने केजरीवाल के स्वास्थ्य जांच के लिए अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, बेंच ने देर से आवेदन दाखिल करने पर भी सवाल उठाए। जस्टिस एएस ओका की बेंच ने कहा, 17 मई को मुख्य मामले पर आदेश सुरक्षित रख लिया गया। उस बेंच के एक सदस्य जज पिछले सप्ताह अवकाशकालीन बेंच में थे। आपने तब क्यों नहीं ये मांग रखी? अवकाशकालीन बेंच ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि वो सुनवाई का अनुरोध चीफ जस्टिस से करें। झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। हालांकि जस्टिस मुखोपाध्याय ने 2 सप्ताह का समय दिया और अगली सुनवाई 10 जून शाम 4 बजे तक की। महाराष्ट्र के मंत्री और वरिष्ठ एनसीपी नेता छगन भुजबल ने मांग की है कि उनकी पार्टी को इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए 80 से 90 सीटें दी जाएं। पार्टी की एक बैठक में बोलते हुए भुजबल ने कहा कि हम जब गठबंधन में शामिल हुए तो हमें विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 80 से 90 सीटें मिलने का आश्वासन दिया गया था। हालांकि इस लोकसभा चुनाव में हमें लड़ने के लिए बहुत कम सीटें मिली। हमें भाजपा को बताना चाहिए कि हम अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं ताकि हम लगभग 50 से 60 सीटें जीत सकें। वहीं बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम
देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है और अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हिमाचल प्रदेश के मंडी सीट पर आखिरी चरण में 1 जून को मतदान कराए जाएंगे। यहां बीजेपी की प्रत्याशी कंगना रनौत और कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के बीच जुबानी जंग जारी है। इस बीच कंगना रनौत द्वारा विक्रमादित्य की निजी जिंदगी को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर करनी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने आपत्ति जताई। करनी सेना अध्यक्ष अम्मू ने कहा कि मैं अभी कंगना जी का स्टेटमेंट सुन रहा था। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कंगना रनौत कर रही हैं, मुझे उस पर आपत्ति है। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत आज उस परिवार और महिला के बारे में टिप्पणी कर रही हैं तो करनी सेना को आपत्ति है। ये फिल्मों वाला सीन नहीं है कि नकली घोड़े पर दौड़ रही हैं, फिल्म में अच्छा दिख रहा है। चुनावी रणक्षेत्र है, देवभूमि हिमाचल है, अच्छे सीधे और मेहनतकश लोग रहते हैं। यहाँ पर कोई अभद्र भाषा का उपयोग करता है तो जनता जागरूक है। ये प्यारे, मीठे और शांत लोग हैं। अगर वहाँ जबरदस्ती उन परिवारों, बहन, बहू और बेटियों के खिलाफ अभद्र भाषा इस्तेमाल की जाती है तो करनी सेना को आपत्ति है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रवि मलिमथ ने अपनी रिटायरमेंट में स्पीच दी जो काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। रवि मलिमथ ने कहा कि आपके पास हमेशा एक ऑप्शन होता है, या तो आप संविधान की सेवा कर सकते हैं या समुदाय की सेवा कर सकते हैं। संविधान के हिसाब से चलने में आपको संतुष्टि मिलती है, दूसरी तरफ समुदाय की सेवा करने से आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। पूर्व चीफ जस्टिस मलिमथ ने आगे कहा कि मुझे कर्नाटक से ट्रांसफ़र करके उत्तराखंड का चीफ जस्टिस बनाया गया, लेकिन मैं वहां पर चीफ जस्टिस नहीं बना। फिर मुझे एमपी हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया। ये सभी ट्रांसफ़र मुझे परेशान करने के लिए किए जा रहे थे। पूर्व चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कई महीनों और सालों तक मेरे करियर पर बुरा असर डालने की कोशिश की थी, हालांकि वो इस काम में नाकामयाब ही हुए। उन्होंने आगे कहा कि मैंने वो काम किया है जो देश का कोई भी चीफ जस्टिस या दूसरा जज नहीं कर पाया है। वो मेरी सेवा की बराबरी नहीं कर पाएंगे, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। मैं उन सभी को सलाह देता हूं कि अब मेरे बजाय अपनी जिंदगी पर ध्यान दें। राजधानी दिल्ली में 2020 में हुए दंगे मामले में आरोपी उमर खालिद को फिर से झटका लगा है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल कोर्ट ने एक पुराने हत्या के मामले में राम रहीम को बरी कर दिया है। बता दें कि डेरा के मैनेजर रणजीत सिंह की 2002 में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को 18 अक्टूबर 2021 को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वहीं अब चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है और डेरा प्रमुख सहित 5 दोषियों को बरी किया है। स्पेन ने फलस्तीन को आधिकारिक तौर पर राष्ट्र का दर्जा दे दिया है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने इसकी घोषणा की है। इस फैसले के साथ स्पेन उन 140 देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने फलस्तीन को पहले ही राष्ट्र का दर्जा दे रखा है। स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज ने कहा, इस फैसले का एकमात्र मकसद इजराइल और फलस्तीन के बीच शांति की कोशिशों में योगदान देना है। रफा में इजरायली हवाई हमले की इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी ने कड़ी निंदा की है और इसे फलस्तीनी नागरिकों के खिलाफ इजरायली बलों की जघन्य जनसंहार वाली कार्रवाई बताया है। इस हमले में कम से कम 45 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए हैं। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। ओआईसी ने इजरायल के इस हमले को युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और राज्य प्रायोजित आतंकवाद बताया है। ओआईसी ने कहा है कि इस हमले के अपराधियों की अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून के तहत जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।